बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना मैं लास्ट वीडियो में रिस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अच्छा, रिस्पिरेटरी में हमने कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे जो है ना इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम करेंगे कार्बन बाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव को। ठीक है। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन जो है ना इसका लेवल कम हो जाता है। ठीक है। जबकि एल्कलोसिस में जो है ना बाइकार्बोनेट का आयन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये बस आपने याद रखना। अगर इसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, तो एसिडोसिस हो जाएगी। मतलब यार देखो ना, H2CO3 ये टूटता है HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, इसको अभी रिमूव कर दें। अब अगर इसका लेवल कम होगा तो मतलब हाइड्रोजन का लेवल इससे ना रेशो के लिहाज से फिर इसका मतलब ज़्यादा होगा। क्यों, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। काजेज़ के हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, वो हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अब कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन की जो है ना वो ज़्यादा हो जाए, उसको हमने डिस्कस करना है। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाती है। HCO3 नेगेटिव जो है ना इसका लेवल कम हो जाता है, जिसकी जबकि हाइड्रोजन आयन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। बाइकार्बोनेट का क्या है, अल्कलाइन इफेक्ट होता है, जबकि हाइड्रोजन का क्या होता है, एसिडिक इफेक्ट होता है। ये मिलके ही कार्बोनिक एसिड बनाएंगे ना। अब डायबिटिक मिलेटस में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई। इंसुलिन ने क्या करना होता है, बेसिकली पोटाशियम को सेल के अंदर लेके आना। ये सेल है, इसके अंदर के पॉजिटिव को इंसुलिन लेके आता है। अब जब इंसुलिन ही जो है ना, ताकि वो ब्लड के अंदर ना पोटाशियम लेवल को रिड्यूस कर सके, इंसुलिन का यही काम है। अगर इंसुलिन ही कम है तो ना तो पोटाशियम सेल के अंदर आएगा, ना ही ब्लड के अंदर इसका लेवल कम होगा, मतलब ब्लड के अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, नो इंसुलिन ब्लड के पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, गोज़ टू दी किडनी के ऊपर जाएगा। यहाँ से क्या होगा, किडनी एक्सक्रीट करेगी पोटाशियम। अगर ब्लड के अंदर यार ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है, उसने फिर जो किडनी के अंदर जाना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर के पॉजिटिव आ जाएगा ना। अब ये देखो, मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई ये समझाने के लिए। के पॉजिटिव जो किडनी की जो है ना, ये जो ल्यूमन वगैरह है, किडनी की ट्यूब्यूल्स, ये बड़ी ना दोस्ताना माहौल है। ये कहती हैं एक लूँगी और एक दूँगी। अगर पोटाशियम अंदर आया तो हाइड्रोजन जो है ना अपने ल्यूमन से ना दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ओके हो गया, ये बात आपने नहीं भूलनी। अब अगर पोटाशियम इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड के अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, वो पोटाशियम जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आया तो ल्यूमन के अंदर आ गया। पोटाशियम का इधर आना था, हाइड्रोजन का दोबारा वापस ब्लड के अंदर चला जाना है। फिर क्या होगा, H पॉजिटिव लेवल इंक्रीज एज़ कम्पेयर टू HCO3 नेगेटिव। मतलब हाइड्रोजन का लेवल बाइकार्बोनेट आयन के लेवल से ज़्यादा हो गया। इसलिए सारे के सारे को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। होप सो समझ आ गई होगी। दोबारा बता रहा हूँ, डायबिटीज़ मेलाइटस जिसके अंदर जो है ना बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रहे होते, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से पोटाशियम ऑफ द ब्लड हाई हो जाएगा, वो किडनी के ऊपर जाएगा, किडनी से जनाब ल्यूमन के अंदर एक्सक्रीट होगा, जबकि हाइड्रोजन जो है ना वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। एक लेती है और एक देती है, ये किडनी का आपने फंक्शन याद रखना है। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स का। वहाँ से फिर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है ना वो कंजर्व हो जाएगा। हाइड्रोजन कंजर्व होता जाएगा, लेकिन बाइकार्बोनेट तो उतना ही था, तो रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज एज कम्पेयर टू बाइकार्बोनेट आयन, तो आप उसे कह देंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब इसके अंदर आपने देखा है कि अब कार्बोनिक एसिड का जिक्र नहीं आया जिस तरह वो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस में था। सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन की वजह से सारा मामला है। अब इसके अंदर बेसिकली जो होता है ना, रीनल फेलियर जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है ना वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये आपको क्लिनिकल आ जाता है कि एक पेशेंट उसे रीनल फेलियर है, CKD अमूमन लिखा होता है फेज़ 5 है या फेज़ 6 है जो लास्ट स्टेज होता है। तो उसे कौन सा जनाब होगा, जो है ना एसिडोसिस कौन सा होगा, आपने मेटाबॉलिक के ऊपर जाना है। किडनी से रिलेटेड आएगा तो मेटाबॉलिक के ऊपर जाना है। डायरिया हो गया उसे, एक्सेस डायरिया यानी बाइकार्बोनेट की जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने थे बाइकार्बोनेट आयन वो लूज हो गए हैं, डायरिया हो गया। उसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस हो गया। इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ HCO3 इन बफरिंग हो गया, यानी बफरिंग के दौरान इतने ज़्यादा बाइकार्बोनेट आयन यूज़ हो गए हैं कि पीछे जो है ना वो हाइड्रोजन हमारे पास बच गया, ये ज़्यादा यूज़ हो गया। ठीक है, इसकी यूजेज ज़्यादा होगी, इसकी यूजेज कम है, तो इसका लेवल कम हो जाएगा, फिर इसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। अब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन का बिल्कुल इसके अपोजिट। एल्कलोसिस मतलब जिसका अल्कलाइन इफेक्ट है बाइकार्बोनेट आयन का, वो लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ये अमूमन क्यों होता है, वोमिटिंग के अंदर। एसिडोसिस डायरिया के अंदर होता है,
बाइकार्बोनेट आयन का लास, जबकि वोमिटिंग के अंदर, ये आपने बात नहीं भूलनी, ये अमूमन MCQ होता है, वोमिटिंग के अंदर एल्कलोसिस हुआ होता है। H पॉजिटिव जो होते हैं ना ऑलवेज लूज थ्रू स्टोमिक हो गया, बट नॉट बाइकार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन जो है ना वो लॉस हो जाता है। हमें पता है कि स्टोमिक के अंदर जो होता है ना वो HCl होता है, वहाँ से जनाब वोमिटिंग होती है तो सारे के सारे HCl बाहर, लेकिन बाइकार्बोनेट जो है ना वो तो इंटेस्टाइन तक गया होता है तो वो बच जाता है। अब लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इंक्रीज हो जाता है एज लेवल टू हाइड्रोजन, हालांकि बनी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन लॉस हो गया था, इस वजह से रेशो के अंदर फ़र्क आ गया कि बाइकार्बोनेट आयन की रेशो इंक्रीज़ हो गई है। अब ये क्यों होता है? अगर कोई ऐसी ड्रग ली है जिसके अंदर एक्सेप्स NaHCO3 नेगेटिव है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसे आई थिंक कहते हैं, ठीक है, तो ये अगर किसी मेडिसिन के अंदर ज़्यादा, तो वो रिएक्ट करके क्या करेगी, बाइकार्बोनेट आयन के लेवल को ज़्यादा कर देगी, ठीक है। कुशिंग डिजीज़ एक आपने FSC के अंदर भी पढ़ी होगी, इसके अंदर क्या होता है, एक्सेस जो होती है ना सेक्रीशन हो जाती है किसकी, एड्रीनल कॉर्टेक्स की। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या सेक्रीट करता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन करनी होती है, ठीक है। मैंने फिर बताया किडनी एक चीज़ लेती है और एक चीज़ देती है, तो आप अगर एक्सेस अपटेक हो रही है यानी ऑब्जर्व कर रही है तो हाइड्रोजन हमें लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों काम एक ही वक्त होंगे, हाइड्रोजन लूज़ होगा, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम होगी, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो है ना ल्यूमन के अंदर आ गया और ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाएगा, तो एसिडिक से यूरिन आएगा, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की लॉस हो रही है तो एल्कलोसिस वाला इफेक्ट आ रहा है इधर, सेम वही बात है, ठीक है। अब किडनी ट्यूब्यूल से क्या है, H नेगेटिव निकला, एल्कलोसिस होगी। हाइपोकैलीमिया ये कंडीशन आती है, हाइपोकैलीमिया यानी लो पोटाशियम, यहाँ पे था हाइपर जो था ना हाइपरकैलीमिया था ब्लड के अंदर, तो ब्लड से ल्यूमन में आया, यहाँ पे क्या होगा, हाइपोकैलीमिया होगा, यानी K पॉजिटिव फिर ब्लड के अंदर ऑब्जर्व होना शुरू हो जाएगा, किडनी से ब्लड के अंदर पोटाशियम ऑब्जर्व होगा, लब के हाइड्रोजन जो है ना वो ल्यूमन के अंदर आएगा, या तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन रिमूव होगा या पोटाशियम के साथ हाइड्रोजन रिमूव होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अगर हाइपोकैलीमिया हो गया तो बॉडी कहेगी कि हमें पोटाशियम को ऑब्जर्व करना है, तो पोटाशियम को ऑब्जर्व करना शुरू कर देगी, लेकिन वो हाइड्रोजन को हमें फिर ल्यूमन के अंदर लूज़ करना पड़ेगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये देखिए मैंने ये छोटा नो प्रॉब्लम टू रिस्पायरेशन, यानी अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस की बात है, किडनी डिसफंक्शन होता है, सक्रीशन एक्सेस होता है, बाइकार्बोनेट आयन का सारा रोला होता है, हैव अल्कलाइन नेचर, क्योंकि बाइकार्बोनेट की अल्कलाइन नेचर होती है, नॉट एसिडिक नेचर। हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर, बाइकार्बोनेट की अल्कलाइन। किसी भी वजह से HCO3 नेगेटिव कम हो गया तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किसी भी वजह से हाइड्रोजन आयन कम हो गया तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, मतलब इनकी रेशियो जो है ना वो बढ़ने और कम होने से एल्कलोसिस और एसिडोसिस होती है। नो हमें यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करना, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया इसको आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है ना वो किडनी का एक याद रखना है फंक्शन कि ये एक चीज़ लेती है तो एक चीज़ वापस करती है, ये आपने नहीं भूलना। और कुशिंग डिजीज़ का अमूमन MCQ आ जाता है। कुशिंग डिजीज़ के अंदर क्या होता है, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन होता है, तो हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता है ल्यूमन से, तो इस वजह से एल्कलोसिस हो जाती है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, इसे मैं अभी फोकस कर देता हूँ। होप सो ये अब आई थिंक ठीक होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।